I think last week on Saturday, we had a session on yoga for depression depression, anxiety, and mood swings. In that session, I covered many things about the physical yoga, but I felt yesterday morning that that was too less. Anxiety, depression, mood swings, any kind of fear, any kind of mental stress, any kind of emotional pain is not completely removed or taken out of the system by just physical asanas. There are many things which has to be considered before you give your student or your patient a complete cure. बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है जिससे पहले आपको मालूम पड़े कि हाँ ये डीपर लेवल तक क्योर हुआ है. तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है तो मैंने ग्रुप पे डाला वीडियो फर्स्ट पार्ट का, वो आप देख लेना. बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे तरीके हैं. सूर्य ध्यान करना है, कैंडल गेजिंग प्रातः करना है, वो उससे फर्क पड़ता है. सूर्य नमस्कार से फर्क पड़ता है, सूर्य नमस्कार विद मंत्रा से फर्क पड़ता है. डिप्रेशन में जनरली डिप्रेशन में क्यों बोलता हूँ बात कि एक इट इज अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड. एंड हम लोग क्या सोचते हैं ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई थॉट या कोई थिंकिंग पैटर्न या कोई आइडिया वो बार बार अपने मन में रिपीट करता है, वो अगर और वो बार बार उस पर वो अध्ययन करते रहता है, सोचते रहता है, फैंटेसाइज करते रहता है, विजुलाइज करते रहता है वो अंदर, तो वो कुछ देर बाद वो एक उसमें एक भारीपन आता है वो थॉट में और वो इमोशन का फॉर्म ले लेता है. एंड देन इट समवेयर इफेक्ट्स योर एंटायर बीइंग, और उसके साथ फिर एक फीलिंग जुड़ जाती है, वो इमोशन के साथ एक फीलिंग जुड़ जाती है और फीलिंग वो बढ़ने लगती है फिर. और फीलिंग्स से आपका फिजियोलॉजी, आपका बॉडी का इंटरनल फंक्शंस, आपका साइकोलॉजी बहुत प्रभावित होता है. अगर थॉट लेवल पे इसको रोका जाए, अगर थॉट पैटर्न के लेवल पे भी रोका जाए इसको, या अगर इमोशन जब बन रहा है तभी भी रोका जाए अगर, तो भी काफी अच्छी तरह से आप ये लॉन्ग टर्म जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है या क्रॉनिक डिप्रेशन या क्रॉनिक एंजाइटी या फिर ये जो छोटे मोटे इसके सिम्टम्स हैं, मूड स्विंग होना, मूड स्विंग बहुत छोटा सिम्टम है, उसका बड़ा सिम्टम है फियर, डिप्रेशन, कोई तरह का फोबिया. कभी कभी ये फोबिया होता है ना, इट इज ड्यू टू कर्मास ऑल्सो, ड्यू टू कर्मास. ये मुझे बात यहीं पे सेकंड सेशन में बोलनी थी. फर्स्ट सेशन में हम लोग फिजिकल लेवल पे एक डिस्कशन कर रहे थे, पर हमारा शरीर जो है, जो कुदरत ने हमें शरीर दिया है, वो सिर्फ फिजिकल लेवल से शरीर नहीं है. आपके शरीर के अंदर चार और शरीर है. फिजिकल शरीर के अंदर 4 और शरीर है. फिजिकल शरीर जो आप आंखों से देख सकते हो, जो खाना खाने से बना है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं. उसके बाद आता है प्राणमय कोश, उसके बाद आता है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश उसके बाद, और लास्ट में है आनंदमय कोश. तो आपके शरीर के ये 5 अलग अलग पहलू है, मतलब 5 पार्ट्स. आपके शरीर के अंदर और 4 शरीर है. तो काफी टाइम बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे आसन कर रहे थे, हमको इतना फर्क नहीं पड़ा. इसीलिए योग में क्या है कि योग में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जहाँ पे आप फिजिकल से प्राण पे जा सको, प्राण से आप मन पे जा सको, मन से आप अंदर का ज्ञान आप अंदर से फील कर सको या उसको महसूस कर सको. ये ज्ञान कोई आपको सिखा नहीं सकता है. देखो, आपने कहाँ झूठ बोला होगा समझो, और कोई आपसे झूठ बोलता है जिसके लिए आपको नुकसान होता है, तो वो आपकी आत्मा फील कर सकती है, दूसरा कोई नहीं फील कर सकता है. ये जो महसूस करना है, ये जो ऑब्जर्व करना है, वो एक्सपीरियंस ही बताएगा आपको. तो जो आपका एक इनर बीइंग कोई है वो फील करता है, दैट्स विज्ञान में कोश. वो लेवल पे जब वो फील करता है कि मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये फीलिंग जो है ना, ये आपके अलग एक कॉन्शियसनेस लेवल पे होती है, दैट्स कॉल्ड विज्ञान में कोश. और लास्ट में है आनंद में कोश. तो कुछ कुछ बातें हैं ना, वो आपके फिजिकल लेवल पे हमें फील नहीं होती है, और सच्ची बात बोलूं तो कोई आपको समझा भी सकता नहीं है वो, और आप किसी से सुन के समझोगे भी नहीं, या आप किसी को समझा नहीं पाओगे, क्योंकि वो इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस. व्हाट अ पर्सन feels or experiences at a higher level of consciousness only. And
by physical asana, we just start the process of being aware of the consciousness. And when you go to pranayam, you make your consciousness go deeper. And when you do dhyan, when you do maun, when you do mantra jap, you start to feel your mental, your consciousness at a mental level, mind level. एंड उसके आगे फिर अलग अलग स्टेजेस पे आप वो फील कर सकते हो. तो हमने जो लास्ट टाइम कवर किया था वो एक फिजिकल पार्ट था. आपका फिजिकल बॉडी में आप जब भी आप कोई थॉट को या कोई मेंटल पैटर्न, थॉट पैटर्न या कोई आइडिया, उसको आप बार बार उसका सिमरन करते हो, उसको बार बार रिपीट करते हो, अंदर सेल्फ टॉक करते हो आप, फिर वो एक इमोशन बन सकता है. और वो इमोशन आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके एनर्जी फॉर्म में जाके स्टैग्नेट कर सकता है, वो रुक सकता है, ठहर सकता है. एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन कहाँ भी ठहरना नहीं चाहिए. अगर वो जहां ठहरेगा वहां पे वो स्टैग्नेशन क्रिएट करेगा, वहां पे वो गंदगी क्रिएट कर सकता है, वहां पे रुकावट लाएगा, उसके सारे प्रोसेस पे रुकावट लाएगा वो. सो हमने लास्ट टाइम बहुत डिस्कस किया कि फिजिकल लेवल पे अगर आपको ये एनर्जी जो बिल्डअप है उसको रोकना है तो क्या करना है, हमने काफी डिस्कस किया उसका. मैं जब वो लेक्चर फिर से आज सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि बहुत सारी बातें मेरे से छूट गई है फिजिकल लेवल पे भी, लेकिन इस पे फिर से एक सेशन रखूंगा मैं 1-2 हफ्ते बाद. आज मुझे बात करनी है आपसे कि फिजिकल के बियॉन्ड बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं जिसके वजह से ये एनर्जी बिल्डअप जो होता है बॉडी में, वो आप यू कैन निप इट इन द बड. आप उसको पहले से एक अच्छे लेवल से रोक सकते हो आप उसको. ओके, सो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो हम जो थिंक करते हैं, कोई भी तरह का थॉट, इट कैन बी अ गुड थॉट और अ बैड थॉट. It can be feeling comfortable to us, or it can be feeling not so comfortable to us. It may be feeling light to us, or it may be feeling heavy to us. Whatever we go on repeating to ourselves, it takes the form of a emotion. फिर वो एक भाव बन जाता है और वो हमें पूरी बॉडी में फील होता है. जब ये एक इमोशन बन जाता है, जब ये एक भाव का रूप लेता है ये अंदर, तो उसकी फीलिंग हमारे साथ काफी देर तक ठहर सकती है. और हमें बार बार दूसरी फीलिंग्स भी आती है, हम दिन भर हमारा काम भी करते हैं, पर ये जो फीलिंग है, जो इमोशन फॉर्म में आपके अंदर फील कर रहे हो आप या महसूस कर रहे हो आप, वो आपके शरीर में अलग अलग प्राण शक्ति के थ्रू, प्राणिक चैनल्स के थ्रू आपके शरीर के अलग अलग भाग में ठहर सकती है. और ये फीलिंग्स के ठहरने का जो प्रमुख भाग होता है, जो स्थान होता है, वो होते हैं आपके चक्रास. इसीलिए चक्र ध्यान है ना, जब भी योगा, आसन, प्राणायाम या कोई विन्यासा आप जब चक्र ध्यान के बिना करते हो ना, तो वो एक कंप्लीट योगा आसन नहीं हुआ. इट इज 70-80% an exercise and 30% or 20% yoga only. Till you don't feel your energy inside, it is exercise. जहां पे आपने अपने अंदर एनर्जी फील करना शुरू कर दिया, इट बिकम्स योगा. बिकॉज योगा इज फ्रॉम द बॉडी यू गो टुवर्ड्स द एनर्जी, द प्राण. फ्रॉम द प्राण यू गो टुवर्ड्स द माइंड. दैट इज दैट जर्नी. 1 2 3 4 5 इज योगा. सो आपके अंदर जो थिंक करते हो उसका इमोशन बनता है. जब इमोशन बनता है तो वो आपको एक कंफर्ट, एक फीलिंग देगा. इट कैन बी कंफर्टेबल, इट कैन नॉट बी कंफर्टेबल. जैसी वो फीलिंग है, आपके अंदर और कुछ, आपका जो इनर बीइंग है वो उसको महसूस करता है, और वो महसूस करके उसके अंदर सर्टेन एक्सपीरियंसेस, आपको सर्टेन मेमोरीज भी आपके सामने लेके आता है, या आपको सर्टेन फीलिंग उसके साथ में एसोसिएट करता है. अब ये जो एनर्जी फॉर्म में आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है, ये प्राण शक्ति के थ्रू आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स में फैल जाता है. मेनली इट गैदर्स इन द चक्रास. Chakras are energy centers situated along your spine. ये आपका एनर्जी सिस्टम है, उसका मेन जो स्थान होता है आपके स्पाइन के साथ. इसके अलावा लेकिन आपके बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में चक्रास की स्मॉल स्मॉल चक्रास होते हैं. बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स में चक्रास होते हैं वो मेनली होते हैं आपके जॉइंट्स में और आपके वाइटल ऑर्गन्स में. आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स में चक्रास है, आपके जॉइंट्स में चक्रास है, आपके ब्रेन में, आंखों में, आपके सारे सेंस ऑर्गन में चक्रास है.
जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स है, जो जो ऑर्गन के बिना आप फंक्शन नहीं कर सकते प्रॉपर, उसके अंदर कुछ एनर्जी सेंटर्स है। और ये एनर्जी सेंटर्स आपके थॉट पैटर्न और उससे बना वो इमोशनल पैटर्न को कैच करते ही, ये सब रिसेप्टिव होते हैं। इसीलिए किसी बैड इमोशन का असर हेल्थ पे होता है, डायबिटीज पे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी होता है। ओके, बहुत टाइम एक व्यक्ति का सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक रॉन्ग थॉट पैटर्न पकड़ के रखा होता है उसने, 10 साल 20 साल पकड़ के रखा होता है, जिसके वजह से उसको बॉडी में कैंसर बन सकता है, और या फिर जिसके वजह से वो व्यक्ति को कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है और कोई। तो ये जो थॉट इमोशन है, उसको योगा प्रैक्टिस के वक्त आप उसको बिल्कुल ठीक से यू कैन निप इट इन द बड, मतलब आप जब वो बढ़ने से पहले आप उसको रोक सकते हो। तो इसके लिए जब भी हम आसन करते हैं, बहुत सारे आसन के बाद जो ब्रीदिंग करनी पड़ती है वो बेली ब्रीदिंग करनी पड़ती है या इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करनी पड़ती है। उससे क्या होता है, आपको अपने बॉडी में सर्टेन चक्रास या एनर्जी सेंटर्स का फील होगा आपको वो। और जब आप कोई क्लेंजिंग ब्रेथ करते हो, या आप कोई डीप ब्रेथ करते हो, या आप कोई लेंथी ब्रेथ करते हो, तभी वो एनर्जी सेंटर्स आपको और ज्यादा फील होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लूंगा अवेयरनेस को। हम जब योगा सेशन, ये मैं अभी बिल्कुल बात कर रहा हूँ सेशन के दौरान, मेडिटेशन की बात तो मैं लास्ट में करूंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस खाली। when you do your yoga asan and your pranayam with complete awareness, you are aware of your posture in hastpadasana, you are aware of every stiff joint in the body, you are getting aware that the joint is getting free, you get aware that uh, the blood circulation in your body is getting warm, you are aware that your breathing is getting deep, you are aware that the energy is spreading all over the body. Okay, you are aware the feeling of comfort, peace, and soothing, mild soothing feeling of happiness after every asan. ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, इससे आपको अवेयर रहना पड़ता है। This awareness soon leads to a bigger level of awareness, which you find in meditation or Shunya Avastha. That is a healing factor. But this leads to that. तो आप जब अपना अपना आसन करते हो, आपको अपने बॉडी के बैलेंस का अवेयरनेस चाहिए, आपको अपने बॉडी के स्ट्रेंथ का अवेयरनेस चाहिए। आप जब आसन करते करते यू हैव टू बी अवेयर कि आपका थॉट किधर बाहर नहीं जा रहा है, आपको थॉट को होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आसन करते करते आपने मंत्र जाप किया, तो आपको वो मंत्र जाप के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है ठीक से, आपको वो मंत्र जाप के फीलिंग पे ध्यान देना है, उसके मीनिंग पे ध्यान देना है ठीक से। दीज ऑल थिंग्स लीड टू अवेयरनेस। योगा सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने आपने आसन कर लिया और वो आसन में ठहर गया, यू जस्ट केयर अबाउट योर फिजिकल पोस्चर, देयर इज सम मेनी थिंग्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। फर्स्ट इज योर इनर बैलेंस, यू हैव टू बी फीलिंग, नोइंग प्रॉपर्ली कि आपके अंदर बैलेंस कैसे हो रहा है। यू हैव आल्सो टू बी नोइंग प्रॉपर्ली कि आपका बैलेंस के वजह से आपके बॉडी में एनर्जी शिफ्ट क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको ये भी अवेयर होना पड़ेगा कि आपके बॉडी में सर्कुलेशन कहाँ बढ़ रहा है या घट रहा है। हर बैलेंसिंग आसन या कोई भी आसन करने के बाद आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अंदर आपके मन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके स्पाइन में चेंजेस क्या हो रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। अगर आप ये अवेयर रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हर एक आसन के बाद, हर एक प्राणायाम के बाद आपके अंदर सर्कुलेशन और एनर्जी का एक मूवमेंट होता है। मैं बहुत टाइम मेरे क्लासेस में बोलता हूँ कि जब भी आप आसन कर लो उसके बाद हिलो मत, हिलते हैं तो वो एनर्जी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप स्थिर रहोगे या स्थिर बैठोगे या स्थिर खड़े रहोगे या शवासन में जाओगे, तो वो एनर्जी अपने आप को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। हम लोग जब शिवानंद करते थे, शिवानंद योगा, हम जो पहले सीखे थे काउंटर पोज थियरी, हमें ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, हमें हर आसन 3 मिनट के लिए करना है, और वो 3 मिनट के बाद हमें 30 सेकंड का शवासन था। अगर उल्टे होंगे तो मकरासन, अगर सीधे होंगे मतलब बैक पे होंगे तो शवासन। समझो हमने विपरीत करनी किया, बाद में शवासन 30 सेकंड्स का। अगर उल्टे हैं, समझो भुजंगासन किया तो मकरासन। अगर साइड पे कोई आसन कर रहे हैं या फिर शवासन मकरासन दोनों नहीं जम रहा है तो बालासन। बट यू हैव टू बी इन अ रिलैक्सिंग आसन आफ्टर एवरी 3 मिनट्स ऑफ इंटेंसिव आसन ट्रेनिंग। और वो 3 मिनट्स में आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको फील करना है
हमें फील करना होता था कि बॉडी में सर्कुलेशन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ वार्म हो रहा है, कहाँ कूल लग रहा है। ये जो इनर फीलिंग्स है हर आसन के बाद, दैट इज द इंडिकेटर कि आपके शरीर में ये जो एनर्जी स्टैग्नेशंस है वो कहाँ बिल्डअप हो रहे हैं। ये सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। सर्कुलेशन गया, एनर्जी गया, वो तो अच्छी बात है, आप फील करते हो, अच्छी बात है। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि हम ये इनर फीलिंग से अवेयर नहीं होते हैं। कभी कभी आसन शुरू करने से पहले एक बैक में टाइटनेस होता है, जनरल बात कर रहा हूं, और कुछ आसन करने के बाद अचानक मालूम पड़ता है आपको कि वो टाइटनेस निकल गया। बट द पॉइंट इज, इफ यू आर अवेयर कि कब वो टाइटनेस निकल गया, देन there are a big chances that you may be able to sort out and root out many of the energy buildups, the emotional and psychological energy buildups happening in your body. जिस पॉइंट पे आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आसन के बाद के रिलैक्सेशन में, वो पॉइंट है जब आपको फील होगा कि आपके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में कोई तरह की रुकावट थी या कोई तरह का स्टिफनेस था, और ये आसन करने के बाद मेरा ब्लड फ्लो या मेरा एनर्जी फ्लो कुछ गया वहां पे, और वो जो स्टिफनेस था उसको अंदर से फ्री कर दिया। ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सर्टेन इंटरनल ब्लॉकेजेस, सर्टेन इंटरनल स्टैग्नेशंस, जब ये फ्री होने का प्रॉपर पॉइंट पे आपको एहसास होगा, वो एहसास होने के साथ फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे भी आप वो एनर्जी बिल्डअप को डिफ्यूज कर सकते हो या न्यूट्रलाइज कर सकते हो या उसको अंदर से फ्री कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने को ट्राई किया। हम लोग हर आसन के बाद बोलते हैं फील द एनर्जी स्प्रेडिंग इन द बॉडी। मेरे रेगुलर क्लास में भी बोलता हूं मैं, और मेरे इवन जो नॉर्मल क्लास में बोलता हूं मैं, कि इवन कोर्सेज में, feel the energy distribution in the body, feel the blood circulation traveling in the body, feel your upper body, feel your lower body, feel the right side, feel the left side, check your nostrils, check your breathing, move your belly, do belly breathing। इन सब बातों का मतलब है, इन ये सब करने के बाद जब भी आपके अंदर वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ वो एनर्जी अपनी जगह पे जब पूरे बॉडी में फैलता है, उसके साथ साथ काफी सारे हेल्ड अप जूने और हेल्ड अप यानी रुके हुए एनर्जी बिल्डअप हुआ है, स्टैग्नेशन को क्लियर करता है, एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करता है वो। तो हर आसन के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने अंदर जो बिल्डअप हो रहा है, और ये एक दिन में बिल्डअप नहीं होता, हम रोज कुछ ना कुछ थिंक करते हैं, और अगर एक थॉट हम लोग 7 दिन 8 दिन थिंक करते, वो एनर्जी पैटर्न बन गया आपका। अगर वो एनर्जी पैटर्न आपने काफी देर और थिंक किया तो इट बिकम्स अ डीप रूटेड इमोशन, और ये डीप रूटेड इमोशन बहुत एनर्जी क्रिएट करता है बॉडी में। अब ये डीप रूटेड इमोशन कभी कभी हार्ट में रुकता है, कभी कभी लिवर में रुकता है, कभी कभी स्प्लीन में रुकता है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रुकता है, कभी ब्रेन में रुकता है, कभी थायराइड ग्लैंड में रुकता है, कभी पेनक्रियाज में रुक सकता है, कभी स्पाइन में रुक सकता है, कभी नर्वस सिस्टम में ही ठहर सकता है, इसका असर पड़ सकता है, कभी आंखों में, कभी टंग में। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स में जाके रुक सकता है। दैट्स व्हाई लास्ट टाइम मैंने बताया सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम से आप अलग अलग तरह से अपने प्राणिक शक्ति को अलग अलग जॉइंट से और उसके साथ एसोसिएटेड वाइटल ऑर्गन से फ्री करते हो। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी अवेयर आफ्टर एवरी आसन, आफ्टर एवरी सूक्ष्म व्यायाम, कि मेरे बॉडी में एनर्जी का क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी ओपन हो रही है, कहाँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ पहले स्टिफ था, कहाँ अभी फ्री हुआ मुझे, कहाँ वार्म लग रहा है, कहाँ पहले कोल्ड था, स्टिफ था, फियरफुल था मैं, कहाँ मुझे फ्री लग रहा है अभी, कहाँ मुझे अंदर से वार्म लग रहा है, कहाँ मेरा बॉडी ओपन हुआ है अंदर से, पहले मैं क्या फील कर रहा था, ये प्राणायाम के बाद, ये आसन के बाद मैं क्या फील कर रहा हूँ। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन पिन पॉइंट द सेम ऑर्गन और द सेम जॉइंट और द सेम सिस्टम वंस अगेन, अगर आपको वो सेम सिम्टम फिर से आए तो। पहली बात हुई अवेयरनेस की।
दूसरी बात हुई इट्स अबाउट मंत्र जाप। जब हम कोई भी आसन के बाद या आसन के दौरान ब्रीदिंग करते हैं, आप कुछ भी योगा में करो, ब्रीदिंग तो करनी पड़ेगी आपको। ब्रीदिंग करोगे तो ब्रेथ का आवाज पे ध्यान दोगे, पर ये फर्स्ट स्टेप है। बहुत जन लाइफ लॉन्ग ब्रेथ के आवाज पे ध्यान देते हैं। वो फर्स्ट स्टेप के बाद ब्रेथ के साथ में मंत्र जाप जोड़ना पड़ता है। ब्रेथ के साथ जब इनहेलेशन ले रहे हो तो आपने एक मंत्र जाप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपका 3 सेकंड का इनहेलेशन है, आपने ऐड कर दिया अपने ब्रेथ के साथ ओम नमः शिवाय, आपने ये ऐड कर दिया समझो ब्रेथ के साथ, और एक्सहेलेशन के साथ भी आपने ऐड कर दिया ओम नमः शिवाय, ये आपने ऐड कर दिया। ओके, तो आपके ब्रेथ के साथ एक थॉट ऐड कर दिया आपने। ब्रेथ भी है और साथ में एक थॉट भी है। अब कुछ देर बाद यानी कि 4-5 दिन के बाद ब्रीदिंग पे भी ध्यान दे रहे हो आप, कितना लेंदी ब्रीदिंग है, कितना इजी ब्रीदिंग है आपका, और कितना सूदिंग ब्रीदिंग है आपका। साथ में आपने मंत्र जप पे भी ध्यान दिया, वर्ड्स पे, और साथ में उस मंत्र जप की फीलिंग पे भी ध्यान दिया आपने। ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, वर्ड्स पे ध्यान दिया मंत्र जाप, और उसका मीनिंग यानी उसकी मीनिंग पे ध्यान दिया आपने, उसका मतलब क्या है। और कुछ दिनों बाद आपने वो मतलब से बनती हुई फीलिंग पे ध्यान दिया। ये जो फीलिंग पे ध्यान देना होता है, दैट ऑल्सो स्टार्ट्स टू रूट आउट, sort out, target, pinpoint all the held up energy in the body. This is a fact which most of us miss during the asana training. It is a common thing. You can ask anybody that during asana training, most of the time our thought and emotion are involved somewhere else. Body is involved in the asana, but thoughts and emotion are somewhere else. What we are doing is we are just exercising the body, making it healthy, but the thought and the emotion is kept somewhere else, is going somewhere else. जब भी आप उसको ब्रेथ में इन्वॉल्व करोगे, जब भी आप उसको मंत्र जाप के वर्ड्स में इन्वॉल्व करोगे, और फिर मंत्र जाप के वर्ड्स के मीनिंग पे इन्वॉल्व करोगे, और वो मीनिंग के बाद उस मीनिंग से जो फीलिंग आती है, मीनिंग पे ध्यान देना मतलब आप थॉट लेवल पे उसको आप अध्ययन कर रहे हो, उसको आप फील, उसको आप थिंक कर रहे हो उसको, पर उसके बाद जब भी आप उसको फीलिंग में, उसको आप जब ब्रेथ लेते हो, उस वक्त जब वो फीलिंग क्रिएट करता है आसन के वक्त, उस वक्त वो फीलिंग से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो आपके चक्रास को प्रभावित करते हैं, वो आपके सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं, दैट हील्स यू। वो जो फीलिंग प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र, अगर आप वो फीलिंग के साथ करते हो तो वो उसके बाद जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उसके बाद जो एनर्जी बिल्डअप होता है, आपके बॉडी का प्रोसेस सेम है नेगेटिव एनर्जी के लिए या पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पर गायत्री मंत्र के का जाप करके उसके वर्ड्स पे ध्यान देके, उसके मीनिंग पे ध्यान देके, और वो मीनिंग के बाद उसकी फीलिंग पे ध्यान देके जो आपके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो आपके प्राण शक्ति के लेवल पे, आपके माइंड के लेवल पे, आपके विज्ञान में कोश के लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, और इवन शरीर के लेवल पे आपको हीलिंग देने का काम करते हैं। वाइब्रेशन फॉर्म में वो ऐसी तरंगे छोड़ते हैं जो आपके बॉडी, माइंड, प्राण शक्ति, एवरी लेवल पे जाके उसका इफेक्ट होगा। ओके, दे जस्ट, that feeling created by the mantra just produces a vibration which then travels to each and every part of your body, your brain cells, your brain gland, your hormones, your systems in the body, and brings about a healing effect. So mantra कौन सा चूज करना है ये हमारा डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। आसन के साथ में मंत्र करना कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारा डिस्कशन था। तो मंत्र में 3 पार्ट होते हैं, एक तो वर्ड्स, फिर वो वर्ड्स का मीनिंग, फिर वो मीनिंग के, जब वो मीनिंग पे हम ध्यान देते हैं तो उसकी जो फीलिंग, वो मीनिंग जो फीलिंग प्रोड्यूस करता है उस पर ध्यान देना है आपको। फिर बाद में वो ऑटोमेटिकली आपके पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हम फीलिंग लेवल पे आएंगे तो आपका जो रेगुलर आसन ट्रेनिंग है, इट गोज टू अ मच डीपर लेवल। It does not remain to only a physical level. It goes beyond the physical. It reaches your pran shakti. It reaches your subconscious level.
तो मंत्र ये हुआ। अब थर्ड हुआ संकल्प। एक्चुअली मैंने मेरे वो नोट वो पोस्ट में ना मैंने संकल्प लास्ट में लिखा, मेडिटेशन पहले लिखा मैंने। अब संकल्प के लेवल आ गए हम लोग। संकल्प में, संकल्प क्या होता है कि आप एक डेफिनेट स्टेट ऑफ माइंड में, एक डेफिनेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप कुछ विजुलाइज करते हो, कुछ पॉजिटिव, क्रिएटिव और कुछ स्पिरिचुअल या ब्लिसफुल आप विजुलाइज करते हो आप। तो और वो विजुलाइज कहाँ, कभी भी ये विजुलाइजेशन है ना, वो यही होता है, थर्ड आई पे होता है। वो संकल्प भी थर्ड आई पे होता है। कोई भी संकल्प नाभि के लेवल पे या लोअर लेवल पे नहीं करता है। संकल्प ये आंखों पे होता है, आंखों के बीच में होता है। अब संकल्प का मतलब है क्रिएटिव विजुलाइजेशन, या फिर उसका दूसरा मतलब निकालो इंटेंटेड, इंटेंटेड आउटकम और इंटेंटेड विजुलाइजेशन। ओके, तो आपने जो आप एक इंटेंट रखते हो खुद के सामने, आपके अंदर जो इनर बीइंग है, जो हायर पावर है आपके अंदर, उसके सामने आप अपने कॉन्शियस माइंड से एक इंटेंशन रखते हो। पर वो इंटेंशन अगर सर्टेन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रखा जाए तो वो इंटेंशन जल्दी एब्जॉर्ब होता है। ये जो सर्टेन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये आपके इनर बीइंग के साथ अटैच्ड है। ये मैं बोल रहा हूँ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो आपका हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वे यू आर पीसफुल, जिसे हम कहते हैं शिव अवस्था, जिसे हम कहते हैं शून्य अवस्था। इसके और भी नाम है अल्फा स्टेट, जो मेडिटेशन में हमें मिलता है या फिर आसन में मिलता है या प्राणायाम में मिलता है हमें। अब जब हम ये अल्फा स्टेट या शून्य अवस्था या फिर सहज समाधि, ये अवस्था में एकदम माइन्यूट लेवल पे भी आते हैं, वी आर फीलिंग रिलैक्स्ड, वी आर फीलिंग डिटैच्ड, we are feeling cut off from the world, we are feeling very aloof, we are feeling a strange, unknown, strange, never ending happiness, जो किसी पे आधार नहीं है, जो अंदर से मिल रहा है हमें, बाहर कोई सोर्स नहीं है उसका, जो अंदर सोर्स है। जब हम ये स्टेट पे पहुंचते हैं, वो तो आप रोज हर एक योगासन के बाद हम पहुंचते ही है, वो स्मॉल स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन प्राणायाम के बाद ज्यादा पहुंचते हैं, और मंत्र जाप के बाद और ज्यादा पहुंचते हैं, और मेडिटेशन के बाद पूरा पहुंच जाते हैं हम लोग इन दैट स्टेट ऑफ इनर ब्लिस, इनर पीस। और हर एक आसन के बाद ये इनर ब्लिस, इनर पीस पे हर एक व्यक्ति पहुंचता ही है। द क्वेश्चन इज वेदर यू आर अवेयर और नॉट। मेनी सेजेस, मेनी साधुस, मेनी नाथ योगीज, मेनी brahmacharis, munis, they just do 5 asanas, 3 pranayam, 20 minutes, and they go into Sahaj Samadhi. I was recently in some place in August. I saw many people within half an hour, they can go into Samadhi. They can go into Sahaj Samadhi. They were totally uneducated. Some of them didn't even know how to use a mobile phone. They were uneducated. But they had mastered how to pull their consciousness from the physical body to the higher self. ये आर्ट उनको आता था by doing any asana of their choice and pranayam of their choice, because they know what is suitable for them. That's the journey we have to all travel in yoga. You in while practicing the entire 50 or 100 आसन, आपको ये महसूस करना है कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को कौन सा आसन या प्राणायाम सूटेबल है, और वो पीस के तरफ, वो इनर ब्लिस की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप दूसरे को कॉपी कैट करते रहे ना, तो कभी होता नहीं है ये। आपको अपना इनर जर्नी खुद तय करना है। आप वो आसन, वो प्राणायाम, वो ध्यान, वो मंत्र जो आपको सूटेबल है, वो आपको चूज करने मिलेगा अंदर से, by this feeling of blissfulness, peace and comfort which you get after every asana or pranayam. So when the yogi does this practice of his personal choice, and he can reach into the samadhi state within half an hour, 40 minutes, maybe sometime 1 hour. But we have seen many people, there are masters who teach only Agnya Chakra meditation, only Agnya Chakra meditation. I have seen masters who remain, I have seen people who remain for 5 hours, 4 hours in deep samadhi.
when they get out of samadhi, they are normal people. Normal. They may behave as per their lifestyle, they may behave as per their occupation. कोई बनिया है, कोई हाउसवाइफ है, कोई लेडी, कोई दुकानदार है, कोई और कुछ है, पर वो अपने वो जो उसका व्यवसाय है उस हिसाब से बिहेव करेगा वो। उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा अपना माल उठा देगा, मतलब वो अपने उसके पास दुकान है पूरा सब्जी फ्री में दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर when he is in samadhi, is totally absorbed. There are Agnya masters who just teach Agnya Chakra meditation and person can go into samadhi very fast. But it starts from you being aware of all the energy fluctuations and the energy जो ओपनिंग्स है जो आपके अंदर हो रही है हर एक आसन के बाद, हर एक प्राणायाम के बाद। यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट। फिर ये लेवल पे आके आपको चूज करने मिलेगा कि आपके लिए कौन सा आसन अच्छा है, आपके लिए कौन सा प्राणायाम अच्छा है। फिर वो लेवल पे आपको चूज करने मिलेगा। अगर आप आसन के बाद में अपने इनर मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो इट रिमेन्स एन एक्सरसाइज, इट डज नॉट कन्वर्ज इनटू योगा इन फ्यूचर। आपका इंडिविजुअल जो है, आपका जो आइडेंटिटी है वो सुप्रीम आइडेंटिटी में मर्ज नहीं होगा। फिर यू विल रिमेन इन योर फिजिकल बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम देन। ओके, सो नाउ ये था संकल्प। हाउ डज संकल्प हेल्प? संकल्प makes you visualize a different state of the body, a different state of mind, a different atmosphere you are in, a happy state of mind, a relaxed state of mind, being peaceful, being blissful, being more prosperous. But there is only one thing here, that if you are reaching the inner bliss and then you are doing sankalp, your sankalp will lead you to only things that will give you peace, that will give you bliss, that will give you long-term freedom. Long-term freedom. It will not entangle you in things which are harmful for your soul and your soul's journey. ये मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था, अभी रिसेंटली मुझे और किसी मास्टर ने बताया कि व्हेन यू डू ब्लिस, जब भी आप एक योगा की क्रिया करके आप एक ऐसे स्टेट पे आते हो जहां पे ब्लिस है, पीस है, शून्य अवस्था है, और वो स्टेट में आप कोई संकल्प करते हो, वो संकल्प में भी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, सपोज यू वांट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और मे बी इन लाइफ आल्सो, बट दैट स्टेट, उसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। वो विपरीत रिजल्ट नहीं देगा आपको। दैट स्टेट ऑफ माइंड, वो संकल्प आपके लिए फुलफिल होगा, लेकिन वो संकल्प ऐसे फुलफिल होगा जहां पे आपके सोल, आपकी आत्मा की जर्नी को कहाने का हिंड्रेंस नहीं करे। यू डोंट एंड अप क्रिएटिंग मोर हैवी कर्मास फॉर योरसेल्फ, यू डोंट एंड अप हर्टिंग अदर्स, यू डोंट एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ आल्सो, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Many people told कि मैंने ये संकल्प किया था, मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वो आपके लिए कहां का हार्मफुल हो सकता था, इसलिए वो रिजल्ट नहीं मिला। This was told to me by a master recently, last year only. It was told to me कि sometimes it does not occur because your inner consciousness level does not allow the sankalp to manifest. It will manifest only in a way which is useful, which is fruitful for your soul's journey towards freedom, not otherwise. So when a person does creative sankalp, in that sankalp, if the idea is, if the visualization is to become happy, to become emotionally free, to become very hale and hearty, to become very joyful, to see your family in harmony, then you will get flashes of inspiration inside. आपको अंदर से बहुत सारा अंदर से इंस्पिरेशन होगा, क्या करना, किससे बातें करनी, कैसी बातें करनी, कैसा व्यवहार करना, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मेकअप करने के लिए, ये जो रॉन्ग हो गया है उसे मुझे फिर से राइट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको सारा बात अंदर से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, और फिर बाहर आपके सामने ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाएगा जहां पे आप ये बात कर सको या सर्टेन स्टेप ले सको जिससे आपका रिलेशनशिप या आपका काम अच्छा हो जाए। और फिर उसका रूट कॉज निकलते ही आपके अंदर फीलिंग भी चेंज होगी, आपके अंदर थिंकिंग भी चेंज होगी। उस नेगेटिव थिंकिंग और फीलिंग के लिए जो आपके अंदर जो हैवीनेस था वो भी निकलेगा। यू विल फील बेटर, आपका डिप्रेशन धीरे धीरे घटेगा, आपका
पीस ऑफ माइंड, डिटैचमेंट और आपका चीयरफुलनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे आपका जॉय, इनर पीस बढ़ेगा, वैसे वैसे डिप्रेशन घटेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ योर डिप्रेशन इज सेल्फ मेड, मतलब आपने एक छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया है, तो भी ये विजुअलाइजेशन क्या करेगा, आपको अंदर से वो रियलाइज कराएगा और वो पहाड़ को ऑटोमेटिकली अंदर डिसॉल्व हो जाएगा वो, बाय योर बीइंग इन दैट स्टेट ऑफ संकल्प एंड डूइंग डेली मेडिटेशन। नाउ वी कम टू मेडिटेशन। Meditation is taking your consciousness beyond the level of the body and the mind, reaching a state which is connected to your higher being. That state is Shunya Avastha. That state is your inner bliss. That state is a feeling of inner happiness, which is not connected to your mind, to your emotion, to your body. शरीर के साथ कोई सुख कनेक्टेड नहीं है, शरीर मन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना तो फिर आत्मा के साथ, आपके इमोशन के साथ कनेक्टेड है। दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज समथिंग विद इन यू। कभी भी आप वो स्टेट पे जाते हो, वो आपको सेम हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, समथिंग विच नेवर चेंजेस। नाउ एवरीथिंग दैट चेंजेस इज माया, समथिंग दैट नेवर चेंजेस इज बियॉन्ड माया। तो व्हेन यू डू डेली मेडिटेशन, योर consciousness travels to a state which is beyond Maya. Once you are able to reach a state beyond Maya, you are able to absorb its bliss, absorb its happiness. आप वो स्टेट को बार बार एब्जॉर्ब कर सकते हो। फिर आपके अंदर कोई भी तरह का डीप रूटेड डिप्रेशन है, आपके अंदर कोई भी तरह का डीप रूटेड एंजाइटी है, फियर है, ये जो इनर ब्लिस है, उसके साथ में इनर स्ट्रेंथ भी आता है, उसके साथ में फेथ भी आता है, उसके साथ में भक्ति भी आती है, उसके साथ में इनर लव भी आता है, उसके साथ में इनर ट्रस्ट भी आता है। ट्रस्ट ऑन द क्रिएटर, ट्रस्ट ऑन हिज प्रोटेक्शन, ट्रस्ट ऑन डिवाइन प्रोटेक्शन। इनर ब्लिस के साथ यू फील लाइक यू आर इन द हैंड्स ऑफ योर फादर और मदर। यू नो, जब भी आप यू नो हाउ, एक एग्जांपल मेरे गुरुजी बोलते थे हम लोग को कि जब एक बच्चा मेले में घूम रहा होता है, गांव में एक मेला होता है, एक बच्चा अपने फादर की उंगली पकड़ के मेले में घूम रहा होता है, तो he feels कि he gets very happy and he sees everywhere and he feel very happy। और अचानक मालूम पड़ता है कि मेरे पापा की जो उंगली छूट गई है। सो जो चीज जो भी सब चल रहा है मेले में, वो सारी हैप्पीनेस सडनली बिकम्स अ सोर्स ऑफ पेन टू हिम, बिकॉज उसके फादर की हाथ छूट गई। बट इफ यू कनेक्ट टू योर इनर सोर्स, योर इनर योर क्रिएटर, your inner happiness every day, you are in touch with your father, you're holding your father's finger, you're holding your creator's finger, then you will have the inner feeling of trust, then you will have the inner feeling of faith, then you will be under divine protection, then you will be under divine guidance, then you will no more fear silly things, then you will no more make small things into big things, ye mere liye bada hai, then you will feel ki you are being guided in a proper way in life. So going into meditation every day, maybe once or twice a day, maybe every day, or after every class of yoga, and making it into a habit, ऐसे नहीं कि एक दो दिन में, making it into a habit and following yam niyam, because meditation में जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको यम नियम के प्रिंसिपल्स से लाइफ में प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो वो फिर वो कहने का नीचे फिर से आ सकता है आपका कॉन्शियसनेस। तो दैट means you have to make it into a lifestyle. Every day you go into a higher state of consciousness where you touch your inner bliss, you touch your inner strength, you touch your divine guide, you be in the presence of your divine protection, you get that faith, you get that strength, आपको अंदर से वो faith और strength आएगा। उसके बाद में जब भी आपका कॉन्शियसनेस फिर से फिजिकल लेवल पे ऑपरेट करेगा, तो वो इनर फियर, वो inner discomfort feelings, insecurity, feeling of unhappiness, feeling of dissatisfaction with everything in life, that slowly starts to numb, that slowly starts to disappear, and gradually you will feel more protected, you will feel guided from within. फिर ये सब बातें है, डिप्रेशन होना, मूड स्विंग तो बहुत छोटी बात है, मूड स्विंग एक बड़े लेवल पे होता ही नहीं है,
डिप्रेशन होता है, क्रॉनिक डिप्रेशन, क्रॉनिक फियर होता है, तो फिर अंदर के फियर, अंदर के डिप्रेशन, डीप रूटेड एंजाइटी, सबकॉन्शियस लेवल पे फियर, सबकॉन्शियस लेवल पे कोई तरह का फोबिया, सबकॉन्शियस लेवल पे किसी भी तरह की एंजाइटी, वो आपके मन में एकदम गहराई पे जाके ये क्योर करता है। और जब ये हमारी हैबिट बन जाएगी तो धीरे धीरे ये सारे अंदर के जो फियर्स है, अंदर के फोबियाज है, ये जो एनर्जी ऑब्स्ट्रक्शंस है, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। So that's why meditation comes last, because that cures you for a very deep level, at a very deep level, at a very higher level of consciousness. All right. Now, anybody can, if anybody has questions, you can ask me now. So you said that they would make you do at the Rishikesh the 3 minutes of asan practice, like being in the asan, and then you said relaxation, right? How long ka relaxation? 30 seconds. Bas. Which I make you all do in the Rishikesh method, which I make you do in the Shivanand method. मैं मतलब एग्जैक्टली जो मुझे, कोई कोई टीचर्स क्या थे, वो लोग बोलते थे कि जो मैंने सिखाया वैसे ही सिखाना। हम लोग को बोलते थे कि देख हमने इसको ना बहुत तरीके से प्रैक्टिस किया है, और वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये मेथड से सिखाना, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग जो पर्सनैलिटी होती है उनको सूट करेगा ये। तो देयर आर सम थिंग्स वी डोंट चेंज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन हु हैज taught us, out of respect. So this rule na, which I have taught in the Rishikesh method, is the same which I have learned somewhere. Okay. Yeah. That's it. Thank you. Okay.